Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 9 sympathomimetics. Sympathomimetics जिनको sympathetic stimulant भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसी ड्रग्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को पोटेंशिएट करती है तो उनको सिंपैथोमिमेटिक बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रिस्पिरेटरी डिजीज या दूसरी कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। अब इनको भी डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ द एक्शन इनको दो में डिवाइड करते हैं। कुछ डायरेक्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है, कुछ रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करती बल्कि ये न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को बढ़ा देती है, ठीक है। कुछ रिलीजर्स लिखे हुए हैं और कुछ रीअपटेक इनहिबिटर लिखे हुए हैं। जो रिलीजर्स है इसमें मिमोनिक आपने याद रखना ईटा में आएगा इफेड्रिन, टेरामीन और एम्फेटामीन, जबकि कोकेन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये क्या होती है, रीअपटेक इनहिबिटर होती है, ठीक हो गया। बाकी जो डायरेक्ट वाली मजीद डिवाइड हो जाती है अल्फा और बीटा एगोनिस्ट में। अल्फा एगोनिस्ट में दोबारा वही सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव होती है, ठीक हो गया। जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बीटा ब्लॉकर्स वाली थी, अल्फा ब्लॉकर्स वाली थी, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थे और नॉन कॉम्पिटिटिव, बल्कि यहाँ पर सिर्फ स्टिमुलेंट ही देखने को मिलेंगे, एगोनिस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को। तो एड्रीनोसेप्टर्स तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और डोपामिनर्जिक होते हैं, ठीक हो गया। इनको मजीद ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे सिलेक्टिव अल्फा 1, सिलेक्टिव फॉर अल्फा 2, नॉन सिलेक्टिव अल्फा। ओके जो एपिनेफ्रीन है ये सिंगल प्रोटोटाइप एगोनिस्ट है। तो सिंपैथोमिमेटिक के अंदर जो सिंगल प्रोटोटाइप एगोनिस्ट होगा वो एपिनेफ्रीन होगा, जिसका अल्फा और बीटा इन दोनों के ऊपर इक्वल एक्शन होता है। इसके अलावा जो फिनालिफ्रीन होती है ये अल्फा 1 सिलेक्टिव है, ठीक है। फिनालिफ्रीन के अल्फा 1 सिलेक्टिव वाले ग्रुप का प्रोटोटाइप है, जबकि क्लोनिडीन क्या है, अल्फा 2 वाले का है। जो आइसोप्रोटीरानोल क्या है, बीटा वाले का प्रोटोटाइप होता है, ठीक हो गया, बीटा वाले का प्रोटोटाइप होता है। अब ये जो ड्रग्स आपको बताई है इनका डोपामीन वाले रिसेप्टर के ऊपर कोई ज्यादा एक्शन नहीं होता। डोपामीन D1 और D2 होते हैं, बल्कि डोपामीन खुद ही एक एगोनिस्ट के तौर पे काम आता है। जो डोपामीन है ये बीटा रिसेप्टर को भी एक्टिवेट कर सकता है इंटरमीडिएट डोज के अंदर, और अगर डोज को बढ़ाए तो ये अल्फा रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड करके उसको स्टिमुलेट कर सकता है। तो डोपामीन के अंदर आपको 3 केस देखने को मिलते हैं। पहले तो इसकी अपनी एफिनिटी होगी डोपामीन वाले अपने रिसेप्टर के लिए, लेकिन इसके बाद अगर आप डोज को बढ़ाते हो तब वो बीटा के लिए, ठीक है, और मजीद डोज को बढ़ाते हो तब वो अल्फा के लिए। तो ये रिलेटिव पोटेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक हो गया। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन की डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब सिंपैथोमिमेटिक होती क्या, सिंपैथोमिमेटिक्स नॉर्मली या तो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी या फिर वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को बढ़ा देगी यानी कि रीअपटेक को इनहिबिट कर देगी। तो ये तो था स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन में आपने रिसेप्टर्स को मेंशन करना है, अल्फा, बीटा और डोपामिनर्जिक। जबकि मोड ऑफ एक्शन के अंदर आपने ये बताना है कि डायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है मजीद 2 आ जाती है, रिलीजर्स और रीअपटेक इनहिबिटर्स। जो रिलीजर्स के अंदर मैंने मिमोनिक बताया था ईटा, ई से इफेड्रिन, टी से टेरामीन और ए से एम्फेटामीन होती है, ठीक हो गया, जो कि कैटेकोलामीन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा देती है। जो एम्फेटामीन और टेरामीन क्या करती है, स्टोर कैटेकोलामीन को रिलीज करवा देती है, ठीक हो गया। तो ये मेनली इनडायरेक्ट तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो कोकीन है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक है। ये क्या करती है, ये नेट को ब्लॉक कर देती है, नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। इसी तरह डोपामीन ट्रांसपोर्टर भी होता है, नेट और डैट को ब्लॉक कर देती है। इसी तरह ये सिनेप्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देती होती है, ठीक हो गया। ओके कहते हैं कि कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती है जिनके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देती है। कहते हैं कि जो नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन रिलीज होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, तो उनको कैटाबोलाइज करने वाला एंजाइम होता है कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज और मोनोमीन ऑक्सीडेज, ठीक हो गया। लेकिन जो मोनोमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स होती है ये कैटेकोलामीन का स्टोर को बढ़ा देती है, ठीक हो गया, कैटेकोलामीन के स्टोर को बढ़ा देती है और इनके एक्शन को पोटेंशिएट कर देती है। लेकिन अगर एम्फेटामीन वाला जो बंदा एम्फेटामीन ले रहा है उसके साथ मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी ले लेगा तो दोनों ड्रग्स आपस में सिनर्जिस्टिक एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक हो गया। और आपको कुछ ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन वगैरह देखने को मिल सकता है। अब इनकी केमिस्ट्री और फार्माकोकाइनेटिक्स को देख लेते हैं। तो आपको बताया था कि जो सिंगल प्रोटोटाइप ड्रग है वो है एपिनेफ्रिन, जो अल्फा और बीटा तमाम रिसेप्टर पर इक्वल एफिनिटी के साथ बाइंड करती होती है। तो जो एंडोजीनस एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट होती है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन डोपामिन, ये क्या होती है, कैटेकोलामीन होती है, और इनको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज और मोनोमीन ऑक्सीडेज, ठीक हो गया। मोनोमीन ऑक्सीडेज कहती है कि अगर इनको ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये अगर ओरल रूट से दे तो ओरल रूट से इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो इनको पार एंटीरियरली देना पड़ेगा। एंटेरिक सिस्टम नहीं, एंटेरिक रूट को बाईपास करना पड़ेगा, ठीक हो गया, बाईपास करना पड़ेगा। जब ये नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं तो उनको प्री सिनेप्टिक सेल के अंदर टेकन अप करने वाले कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे नोरेपिनेफ्रिन के लिए नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, डोपामीन के लिए डोपामीन ट्रांसपोर्टर। ये नर्व एंडिंग के अंदर होते हैं, स्पेसिफिकली प्री सिनेप्टिक के अंदर होते हैं, प्री सिनेप्टिक के लिए होते हैं, ठीक हो गया।
और कहते हैं कि इन एगोनिस्ट का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। जब इनको पार एंटीरियरली देते हैं तो ये सीएनएस में एंटर नहीं होते। ये बात आपने पॉइंट नोट करना है, जब ये पार एंटीरियरली देते हैं तो ये सीएनएस में एंटर नहीं होते, ओरली देते हैं तब ये कुछ ना कुछ एंटर हो जाते हैं। जो आइसोप्रोटीनोल है वो बिल्कुल हमारे एंडोजीनस न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिजेंबल करता है, लेकिन ये नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर से वापस नहीं जाता। इसके अलावा जो फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन है, इसके अंदर एग्जांपल आती है एम्फेटामीन की। तो अगर यहाँ से देखो फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन, ये होता है क्या है, ये सिंथेटिक सिंपैथोमिमेटिक है जिनके स्ट्रक्चर के अंदर आइसोप्रोपाइलमीन होता है। इसके अंदर एम्फेटामीन और इफेड्रिन आती है, जबकि दूसरा आएगा टेरामीन। टेरामीन फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन नहीं है, ठीक हो गया। तो फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन जिसके अंदर एम्फेटामीन आता है, टेरामीन नहीं आता और इफेड्रिन आता है, ये मोनोमीन ऑक्सीडेज से रेजिस्टेंट होते हैं। और इसके अलावा कैटेकोलामीन भी नहीं होते, और ये कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज से भी क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। ये ओरली एक्टिव होते हैं और सीएनएस में एंटर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो चीज़ ओरली एक्टिव होगी वो सीएनएस में एंटर हो जाएगी, और जो पार एंटीरियरली दोगे तो वो सीएनएस में एंटर नहीं होगी, ठीक हो गया। टेरामीन, टेरामीन फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन नहीं है, लेकिन इसको मेटाबोलाइज करने वाला एमएओ होता है। एमएओ मोनोमीन ऑक्सीडेज होता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो पेशेंट जो एमएओ इनहिबिटर ले रहे हैं तो उनके अंदर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक हो गया। तो ये डिप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एंडोजीनस डिप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो टेरामीन फर्मेंटेड फूड के अंदर ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट जो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हैं तो वो फर्मेंटेड फूड ना ले, क्योंकि अगर उन्होंने ले ली तो आपको हाइपरटेंसिव एपिसोड देखने को मिल सकते होते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के स्टोर को बढ़ा देती होती है, क्योंकि ये रिलीज जो ये क्या रिलीजर के तौर पे काम आती है, जबकि ये वाला रीअपटेक इनहिबिटर है। अब हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर अल्फा रिसेप्टर इफेक्ट होगा, बीटा रिसेप्टर इफेक्ट होगा, डोपामीन रिसेप्टर इफेक्ट होगा। तो अल्फा रिसेप्टर इफेक्ट के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, अल्फा रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। अल्फा रिसेप्टर हमारे मेजर वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पर इनकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। प्यूपिलरी डायलेटर मसल के ऊपर पड़े होते हैं तो प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगा, मिडरेसिस हो जाएगा। पाइलोमोटर स्मूथ मसल्स के ऊपर होते हैं तो इरेक्शन ऑफ ईयर हो सकता है। ब्लेडर के ट्राइगोन के अंदर, प्रोस्टेट के स्मूथ मसल के अंदर होते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, ठीक है। लीवर के अंदर होते हैं, स्पेसिफिकली रैट के अंदर, तो वहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा देता है। अल्फा 2 वाले एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल के ऊपर होते हैं, जहाँ पे मेन एक्शन क्या होता है, प्री के अंदर होते हैं, प्री साइनेप्टिक के अंदर होते हैं, जिनका मेन फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ब्लॉक कर देना। प्लेटलेट के ऊपर होते हैं, जहाँ पे एग्रीगेशन को बढ़ा देते हैं। कुछ वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर होते हैं। मेनली अगर हम कह सकते हैं कि 90% जो अल्फा 1 होते हैं, यानी जो 90% वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं उनके पास अल्फा 1 होती है, जो रिमेनिंग 10% है उनके पास अल्फा 2 होते हैं। एडिपोसाइट के ऊपर होते हैं, जहाँ पे लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देते हैं। लेकिन जो बीटा 3 वाले हैं वो भी एडिपोसाइट के ऊपर है, लेकिन लाइपोलाइसिस को बढ़ा देती है। पेनक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर भी अल्फा 2 होती है, लेकिन ये वहाँ पर इंसुलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यही बीटा 2 वाले पेनक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर होते हैं और ये इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा रहे हैं। तो आपने दोनों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक हो गया। ओके अब आपको पता है कि ये अल्फा रिसेप्टर्स किससे कपल्ड होते हैं, कौन सी प्रोटीन से कपल्ड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओ, इस चैप्टर में आओ, सबसे पहले वाले चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आओ कि अल्फा वाले यहाँ पर जो अल्फा 1 GQ से कपल्ड होता है। अल्फा 2 वाला हमेशा इनहिबिटरी होते हैं, तो 2 वाला 2I इनहिबिटरी है, जबकि सारे के सारे बीटा GS से कपल्ड होते हैं, सारे के सारे बीटा। लेकिन अल्फा 2 वाला GI इनहिबिटरी वाला, ठीक हो गया, इनहिबिटरी जी प्रोटीन, ओके, इनहिबिटरी जी प्रोटीन है। तो ये GQ से कपल्ड होती है, जहाँ पे फॉस्फोलाइपेज C वाला मैकेनिज्म चलता होता है, फॉस्फोलाइपेज C वाला मैकेनिज्म चलता है। तो ये सारे सेकंड मैसेंजर बता रहे हैं। तमाम बीटा रिसेप्टर किससे कपल्ड होते हैं, GS से होते हैं, तो वहाँ पे साइक्लिक EMP चलता होता है। अब यहाँ पे बाइस्ड एगोनिस्ट भी आ जाते हैं। अब बाइस्ड एगोनिस्ट होते क्या है, बाइस्ड एगोनिस्ट ऐसे होते हैं जो GS के बगैर भी काम करते होते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो बीटा रिसेप्टर्स है किस तरह से काम करती है, GS के जरिए। लेकिन कुछ ऐसे भी बीटा होते हैं, बीटा एगोनिस्ट होते हैं जो GS इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं, तो उनको हम बाइस्ड एगोनिस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे बीटा एरेस्टिन प्रोटीन होती है जो इन फंक्शंस को मीडिएट करती होती है। अभी बीटा एरेस्टिन होती क्या है, इसको फार्माकोडायनामिक्स वाले चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अब डोपामीन वाला भी GS से कपल्ड होता है। डोपामीन के दो होते हैं, D1 और D2। जो D1 होता है वो न्यूरॉन्स के अंदर और वेस्कुलर स्मूथ मसल के अंदर होता है, स्पेसिफिकली रीनल के अंदर, तो वहाँ पे डायलेशन करवा देता है, ठीक हो गया, डायलेशन करवा देता है। जबकि D2 वाला कहाँ पे होता है, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के तौर पर काम आता है। प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के तौर पर काम आता है किसके ऊपर, पेरिफेरल नर्व एंडिंग के ऊपर, और ये GI से कपल्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि 2 वाले हमेशा क्या होते हैं, इनहिबिटरी होती है। यहाँ पे भी अल्फा 2 इनहिबिटरी था, तो यहाँ पे भी D2 क्या इनहिबिटरी होता है, जबकि D1 क्या स्टिमुलेटरी है, ठीक है, GS से कपल्ड होता है। अब इनके ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट देख रहे थे डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर। पहला CNS से स्टार्ट करते हैं, तो कैटेकोलामीन CNS के अंदर एंटर नहीं होते, ठीक है। अब लेकिन सिंपैथोमिमेटिक जो एंटर हो जाती है तो वाली एम्फेटामिन है, दूसरी कोकेन है। एम्फेटामिन, इफेड्रिन, कोकेन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब ये करती कि इनके पास स्टिमुलेंट एक्शन होता है। क्या क्या स्टिमुलेंट एक्शन होता है, पहले ये अलर्टनेस को बढ़ा देती है, फटीग को खत्म
कर देती है। जिस तरह बंदा कोई कॉफ़ी पी ले तो बंदा पूरा अलर्ट हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एपिटाइट को सप्रेस कर देती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, यूफोरिया, एक्साइटमेंट होना शुरू हो जाती है, इंसोम्निया होना शुरू हो जाती है। ये किस वजह से होता है? यहाँ पर सीएनएस के अंदर नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन दोनों रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिकली उनकी स्टिमुलेशन देखने को मिलती है वेंट्रल टैगमेंटल एरिया के अंदर। तो आपने इसको याद रखना है, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया के अंदर। लेकिन अगर एम्फेटामिन को ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसके अगेंस्ट टॉलरेंस आ जाती है। अगर किसी ने एम्फेटामिन ज़्यादा डोज में ले लिया तो उसकी वजह से एग्रेसिवनेस हो सकती है, पैरोनिया हो सकता है, सीजर्स वगैरह भी हो सकती है। कोकीन लेने की वजह से भी सीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला साइड इफेक्ट क्या होगा? सीजर्स वगैरह आपने याद रखने हैं, सीजर्स। ये हमने एपिलेप्सी वाले चैप्टर में आपको दोबारा बताऊंगा। कुछ अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं जिसमें क्लोनिडीन है, मिथाइल डोपा होता है। कहते हैं कि अगर आप इसको इंट्राविनसली अप्लाई करेंगे तो इंट्राविनसली, मैंने क्या कहा था, इंट्राविनसली सीएनएस में नहीं जाते होते, ठीक है। तो सीएनएस में नहीं जाएगी तो वेस्कुलर स्मूथ मसल में चले जाएगी, तो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन करा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कुछ अल्फा 2 वेसल्स के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर आप क्रोनिकली अप्लाई करोगे तो क्रोनिकली या ओरल रूट से अप्लाई करोगे तो ये सीएनएस के अंदर एंटर हो जाएगी, और एंटर होने के बाद वहाँ पर ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके काम करते हैं, वहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। वहाँ पे अल्फा 2 का मेन फंक्शन क्या होता है? सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ब्लॉक कर देना, ठीक हो गया। तो इनके दो एक्शन देखने को मिलते हैं, वेजो कंस्ट्रक्टिव और वेजो डायलेटर, या ब्लड प्रेशर लोअरिंग और ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंग। अगर आप इनको इंट्राविनसली या लोकली अप्लाई करोगे तो ये वेजो कंस्ट्रक्टर हो गए, लेकिन अगर आप क्रोनिकली लेवल के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये सीएनएस के अंदर अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं। आइस के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर पिपिलरी डायलेटर मसल होता है। तो और कौन से रिसेप्टर होते हैं? अल्फा 1 होते हैं। तो फिनालेफ्रिन आपने यूज करनी है, फिनालेफ्रिन। तो क्या होगा? फिनालेफ्रिन क्या कराएगा? पिपिलरी डायलेशन करवा देगा, जिसको मिड्रेसिस बोलते हैं। एकोमोडेशन रिलेटिवली इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि एकोमोडेशन वाला मसल है सिलेरी मसल, और वो किसके कंट्रोल में होता है? वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में होता है। अब यहाँ पे होता है क्या? कहते हैं कि अल्फा एगोनिस्ट को यूज करने की वजह से क्या होता है? एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ जाता है। अब अगर आप यहाँ पे आओ तो इस चैप्टर में लिखा होगा अल्फा एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट होते हैं ये ग्लोकोमा के अंदर देती है, स्पेसिफिकली ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो वहाँ पर नॉन सिलेक्टिव एपिनेफ्रिन जो कि आउटफ्लो को बढ़ा देता है यूवी और सेक्युलर वेन से, और जो अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट है जिसमें एप्राक्लोनिडीन है, ब्रोमिनिडीन है, ठीक है, तो ये इस्तेमाल होते हैं। ये भी ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर, लेकिन ये एक्वस ह्यूमर की सिक्रेशन को कम कर देते हैं, ये इसके आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। तो जो नॉन सिलेक्टिव होती है वो क्या करते हैं? आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। वहाँ पर आउटफ्लो लिखा हुआ था ना, यूवी और सेक्युलर वेन से, तो वो एपिनेफ्रिन यूज होती है, ठीक है, एपिनेफ्रिन। जबकि अल्फा 2 क्या करते हैं? अल्फा 2 एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस को कम कर देते हैं। तो कौन कौन से अल्फा 2 होते हैं? अल्फा एप्राक्लोनिडीन लिखा हुआ है, एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन है, ब्रीमोनिडीन है, ठीक है, ये ब्रोमीन से निकला हुआ ब्रीमोनिडीन। अब इसके अलावा ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में भी कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? बीटा 2 होते हैं। कौन से होते हैं? बीटा 2 होते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल करेगी? आइसोप्रोटीनोल जो कि नॉन सिलेक्टिव होती है, और एल्बिटिरोल जो बीटा 2 के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक हो गया। ये भी इसको स्टिमुलेट करती होती है, और ये ब्रोंकोस्पैज्म को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। जीआईटी में अल्फा और बीटा दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है। स्मूथ मसल्स के ऊपर और न्यूरॉन्स के ऊपर। न्यूरॉन्स कौन से? इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम के, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो, तो जीआईटी के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है। कहती है कि जो अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं? साल्ट और वाटर की सिक्रेशन को भी सप्रेस कर देते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हम देख लेते हैं जेनिटो यूरिनरी ट्रैक के ऊपर। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में कौन कौन से होते हैं? ब्लेडर में अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, ब्लेडर के ट्राइगोन में और स्फिंक्टर में कौन से होते हैं? अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, और इनकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा? स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्पेसिफिकली मेल्स के अंदर जो अल्फा 1 होते हैं ये प्रोस्टेट के स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो सिंपैथोमिमेटिक इस काम के लिए इस्तेमाल होती है, कि अगर स्फिंक्टर की टोन को बढ़ाना हो तो तब इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं ये यूट्राइन रिलैक्सेशन भी करवा लेते हैं, ठीक है, जब लेबर को इंड्यूस करवाना हो, ठीक है, यूट्राइन रिलैक्सेशन, यानी जो नियर टर्म हो प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डोज ले ले तो टैकीकार्डिया हो जाता है। वेस्कुलर सिस्टम पर इनका क्या एक्शन होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अल्फा 1 एगोनिस्ट का, अल्फा 2 एगोनिस्ट का, बीटा 2 एगोनिस्ट का और डोपामिन का, इन चारों का सेपरेट एक्शन देखते हैं। सबसे पहले देते हैं अल्फा 1 का। अल्फा 1 एगोनिस्ट कौन सा होता है? फिनालेफ्रिन होता है। तो ये वेस्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, स्पेसिफिकली स्किन और सबक्लैनिक सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, बीपी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बीपी ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, रिफ्लेक्स बैरो रिसेप्टर, ठीक है। अल्फा 2 क्या होगा? अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्लोनिडीन होते हैं, वेजो कंस्ट्रक्टर करवाते हैं जब इनको इंट्राविनसली या टॉपिकली अप्लाई करते हैं, लेकिन जब ओरली अप्लाई करते हैं, क्रोनिकली अप्लाई करते हैं तो ये सीएनएस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वहाँ पे सिंपैथेटिक आउटफ्लो को सप्रेस करके बीबी को कम कर देते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट में एटीएम और, ठीक है, एटीएम आपने याद रखना। तो एटीएम वाला क्या करवाते हैं? नॉन सिलेक्टिव आइसोप्रोटीनोल क्या करवाते हैं? ब्रोंकाई के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देते हैं। उसी तरह पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी कम कर देते हैं, ठीक है, ओके।
और ये और जो बीटा 1 वाले होते हैं, बीटा 1 वाले हार्ट के स्टिमुलेंट होते हैं, कार्डिक स्टिमुलेंट होते हैं। डोपामिन क्या करवाता है? डोपामिन सबक्लैनिक सर्कुलेशन में और रीनल वैस्कुलर बेड में वेजोडाइलेशन करवा देता है। तो ये किस में इस्तेमाल होता है? शॉक वाली कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली कार्डियोजेनिक शॉक। मैं आपको क्लिनिकल यूजेस के अंदर बताऊंगा इसका। ज़्यादा डोज में ले ले तो डोपामिन बीटा रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और उससे भी ज़्यादा डोज ले ले तो अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। बीटा रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी, और अल्फा रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब हार्ट में बीटा 1 और बीटा 2 ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेटली बीटा 1 होते हैं, ठीक है। तो जो इनका फंक्शन क्या होता है हार्ट के अंदर के हार्ट रेट को बढ़ा देना, एवी नोट की कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ा देना, ठीक है, कंडक्शन वेलोसिटी और हार्ट की फोर्स को बढ़ा देना, कोरोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी, इनोट्रोपी, इन तीनों को बढ़ा देना। अब इसके अलावा अब हम नेट कार्डियोवैस्कुलर एक्शन देख लेते हैं। तो सिम्पैथोमिमेटिक के बाद अल्फा और बीटा 1 दोनों एक्शन वाली, यानी ऐसे सिम्पैथोमिमेटिक जो अल्फा और बीटा 1 इफेक्ट होती है तो वो है नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन अल्फा 1 सारे अल्फा और कुछ ना कुछ बीटा के लिए, लेकिन ना होने के बराबर। तो इसकी वजह से क्या होगा? वेगल आउटफ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंपनसेटरी बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स चलता होता है, ठीक है, कंपनसेटरी बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब एक तरफ से बीटा 1 स्टिमुलेट कर रहे हैं हार्ट को, दूसरी तरफ अल्फा वाले पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ से हार्ट के ऊपर बीटा वाले आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको कंपनसेटरी बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स चल रहा है। दोनों एक दूसरे को एंटागोनाइज करने की कोशिश करेंगे, दोनों एंटागोनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या? तो हार्ट के ऊपर वेगल इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन अगर दोगे ना तो नोरेपिनेफ्रिन की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और इस रिफ्लेक्स को खत्म करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? या तो एंटी मस्करिनिक ड्रग अप्लाई करनी पड़ेगी या गैंग्लियोनिक ब्लॉकर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर यूज करना पड़ेगा। फिर इस केस में क्या होगा कि नोरेपिनेफ्रिन बीटा 1 मीडिएटेड टैकीकार्डिया करवा देगा, बीटा 1 मीडिएटेड टैकीकार्डिया करवा देगा। अगर हम फिनालेफ्रिन यूज करते हैं तो फिनालेफ्रिन क्या करवाएगा? फिनालेफ्रिन ब्रेडिकार्डिया करवा देगा, लेकिन जो प्योर बीटा एगोनिस्ट है ये टैकीकार्डिया करवा देता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेनली इफेक्टेड होता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस से और हार्ट रेट से। अब हार्ट रेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट रेट जितना ज्यादा होगा हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और हार्ट को रिलैक्स होने का टाइम कम से कम मिल रहा है, ठीक हो गया। तो जो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एड्रीनल रिसेप्टर्स होते हैं जिनका मैक्सिमम इफेक्ट होता है वेस्कुलर रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वो अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। जो पल्स प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर है, वो किससे डिटरमिन होता है? सिस्टोलिक वॉल्यूम से, और दूसरी तरफ होता है जो किससे डिटरमिन होता है? बीटा 1 से, ठीक हो गया, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर द सम ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स प्रेशर, दिस इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा 1 एंड बीटा इफेक्ट, ठीक है। यानी इन शॉर्ट वो बता रहे हैं कि जो डायस्टोलिक प्रेशर है चाहे वो सिस्टोलिक प्रेशर है, दोनों डिपेंडेंट होती है अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर। अब इसके बाद लास्ट है मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल चेंजेस। जो बीटा 1 होती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर होती है, रेनिन को रिलीज करते हैं। बीटा 2 क्या करवाती है? इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देती है, जबकि अल्फा 2 वाले ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा बीटा 2 वाले लीवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देती है, बीटा 3 वाले एडिपोज टिश्यू के अंदर लाइपोलाइसिस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, लाइपोलाइसिस को बढ़ा देते हैं, ओके। और जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा देते हैं तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और उस हाइपरग्लाइसीमिया के नतीजे में कंपनसेटरी इंसुलिन की सिक्रेशन होगी, ठीक है। और इसके अलावा कहती है कि जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है लीवर से बाहर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, तो इसके साथ जो प्रेजेंट करता है इनिशियली हाइपरकलीमिया के साथ, इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, हाइपरकलीमिया के साथ। फिर क्या होगा? फिर इसकी ट्रांसपोर्ट होगी पेरिफेरल ऑर्गन के अंदर, फिर फाइनली आपको देखने को मिलेगा हाइपोकलीमिया। इनिशियली क्या होगा? हाइपरकलीमिया, और फाइनली क्या होगा? हाइपोकलीमिया। इनिशियली क्यों होगा हाइपरकलीमिया? ग्लूकोज के साथ पोटेशियम में निकल जाएगा, फिर ये पोटेशियम किसी पेरिफेरल टिश्यू में चला जाएगा, तो वहाँ पर हाइपोकलीमिया हो जाएगा। इसके अलावा जो बीटा 3 होते हैं लाइपोलाइसिस को बढ़ा देते हैं, ओके, लाइपोलाइसिस को बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद इनके क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं। पहला एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिक या एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर आपको ब्रोंकोस्पैज्म देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पैज्म। किस वजह से होता है? एंजियोडीमा, हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम एपिनेफ्रिन यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा जो एंटीहिस्टामिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी यूज करते हैं, एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लेकिन ये एपिनेफ्रिन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है। इसके बाद है सीएनएस के अंदर जो फिनाइल आइसोप्रोपाइलअमीन एम्फेटामिन है, कहती है कि इनके सीएनएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एनोरेक्सिया करवाते हैं, तो जो किसी ने अगर अपना वेट लॉस करवाना तो उसके लिए एनोरेक्सिया काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा मिथाइलफेनिडेट है, दूसरे एम्फेटामिन होती है, ये टेंशन एंड डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल होती है, ADHD के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया, ओके। और इसके अलावा ये स्लीप को भगाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, इंसोम्निया को इंड्यूस भी करवा देती होती है। कहती है कि कोकीन है, कोकीन मूड को एलिवेट कर देता है, लेकिन इसकी हाईली एडिक्शन लाइबिलिटी है। आइस के अंदर जो फिनालेफ्रिन है, टेट्राहाइड्रो
हाइड्रोजोलिन है क्या करते हैं, ये कंजक्टिवल इचिंग को रिड्यूस कर देते हैं, कंजेशन को कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कंजक्टिवल इचिंग और कंजेशन कम से कम होगी। जो फिनालिफ्रीन है ये मिड्रेटिक एजेंट भी है, लेकिन ये साइक्लोप्लीजिया नहीं करवाती, क्योंकि सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन पैरासिम्पैथेटिक के नतीजे में होती है, ठीक है। जो न्यू अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं, जिस तरह एप्राक्लोनिडीन है, ब्रीमोनिडीन है, मैं आपको दिखाया था ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के अंदर जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्यूट एस्थमेटिक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर। जो एटीएम होते हैं शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, तो ये एक्यूट के लिए, जबकि प्रोफाइलैक्सिस के लिए लॉन्ग एक्टिंग होती है, जिसके अंदर साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, इंटाकेटिरोल और विलेंटिरोल वगैरह यूज होते हैं, ठीक हो गया। और इनको यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी मस्करेनिक ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन के तौर पर, ठीक हो गया, लेकिन ये प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अभी तो हमने एनाफाइलैक्सिस, सीएनएस, आई और ब्रोंकाई पढ़ लिया, अब हम कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन को देख लेते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन के अंदर अब डिफरेंट कंडीशन लिखी हुई है कि अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपने ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, ठीक है, ब्लड फ्लो को, जैसे एक्यूट हार्ट फेलियर है, शॉक है, तो आपने कार्डिक आउटपुट को और ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, तो इस केस के अंदर आप बीटा 1 एगोनिस्ट यूज करोगे, क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देंगे, और इसी के अलावा जो कुछ बीटा 2 इफेक्ट होगा, बीटा 2 इफेक्ट की वजह से वेजोडाइलेशन हो जाएगी, तो आफ्टर लोड कम से कम हो जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर इस्तेमाल होती है, जबकि एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर एपिनेफ्रिन यूज होती है। डोपामिन और डोब्यूटामिन भी हम सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन बीपी चाहिए, ठीक है, कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रिक्वायर होती है, तो इसके लिए आपको हीमोस्टैटिक और डीकंजेस्टेंट इफेक्ट और शॉक वाले हीमोलोकल हीमोस्टैटिक के लिए एपिनेफ्रिन, ठीक है, कि बाज़ वक़्त आपको पता है कि अगर चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हीमोस्टैटिक, ठीक है, ब्लड को स्टॉप कराने के लिए एपिनेफ्रिन, जो डीकंजेस्टेंट के लिए फिनालिफ्रिन और शॉक के लिए नॉरएपिनेफ्रिन, फिनालिफ्रिन, ये यूज़ किए जाते होते हैं, जिनका मेन पर्पस क्या है, ब्रेन की, हार्ट की और किडनी की परफ्यूजन को मेंटेन करना, ओके। कहती है कि जो वेजो कंस्ट्रक्टर की ज़्यादा डोज हो जाए तो ये शॉक को मजीद ख़राब कर सकती है, क्यों, क्योंकि शॉक के अंदर टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो कम से कम हो जाता है, ठीक है, तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन से और ब्लड फ्लो का कम कर देती है। जो अल्फा एगोनिस्ट होते हैं उनको लोकल एनेस्थेटिक के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, ताकि जो एपिनेफ्रिन है वो क्या करती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक होता है, वो किसी और जगह पे मूव नहीं कर पाता, उसी लोकली जगह पे अप्लाई होता है, ठीक हो गया, लोकली अप्लाई होता है। कहती है कि जो क्रोनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, जो हम बीटा ब्लॉकर अल्फा 1 ब्लॉकर की वजह से हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ओरल इफेड्रिन या मिडोड्रिन यूज़ करते हैं, तो ये अल्फा 1 एगोनिस्ट है मिडोड्रिन। बाद अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक्यूट कार्डिक स्टिमुलेशन चाहिए, तो उसके लिए एपिनेफ्रिन है, ठीक है, और आइसोप्रोटीनानोल, ये एवी ब्लॉक के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया। अब जेनेटोयूरिनरी ट्रैक के अंदर क्या एक्शन होता है, जो बीटा 2 है, रिटोड्रिन और टर्बिटोलिन, ये इस्तेमाल होती है टू सप्रेस प्री मेच्योर लेबर को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्या करते हैं, यूट्राइन मसल को रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन ये कार्डिक स्टिमुलेंट भी होते हैं, थोड़ा बहुत हार्ट को भी स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है, तो ये एरिथमिया भी करवा सकते हैं, तो इस केस के अंदर आपको एनसेड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और मैग्नीशियम वगैरह यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या, प्री टर्म लेबर को ब्लॉक करने वाले, ठीक है, टोकोलिटिक एजेंट है, ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है लेबर को इंड्यूस करता है, तो ऑक्सीटोसिन को ब्लॉक करता है, तो ये टोकोलिटिक एजेंट है, ठीक हो गया। कहते हैं कि जो इफेड्रिन है ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को क्या करता है, यूरिनरी कॉन्टिनेंस को इंप्रूव करता होता है, किसके अंदर, एल्डरली के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, जिसके अंदर एन्यूरेसिस है। ये एक्शन किस वजह से होता है कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं किसके अंदर, ब्लेडर के ट्राइकोन के अंदर, और मेल्स में जो सबूत मसल था प्रोस्टेट, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। अब इनकी टॉक्सिटी क्या होगी, कहती है कि चूंकि ब्रेन के अंदर कम से कम जाती है, तो इनकी टॉक्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम से कम होती है। पेरिफेरल सर्कुलेशन में क्या होगा कि अल्फा रिसेप्टर की वजह से क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है, बीटा 2 की वजह से क्या हो सकता है, हार्ट का एरिथमिया हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। फिनाइल आइसोप्रोपाइलमिन की क्या टॉक्सिटी हो सकती है, मॉडरेट डोज के अंदर नर्वसनेस करवा सकते हैं, एनोरेक्सिया करवाते हैं, इंसोम्निया करवाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डोज हो जाए तो एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, पैरानॉइड बिहेवियर करवा देती है। पैरानॉइड मैंने लिखा हुआ है अजनबी वाला, ठीक हो गया, ओके। पेरिफेरली क्या करवाते हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट हाइपरटेंशन करवाते हैं, बीटा 2 वाले साइनस टैकीकार्डिया, एरिथमिया करवा देते हैं, बीटा 2 स्केलेटल मसल का ट्राइमर करवा देते हैं, ठीक हो गया, ओके। तो ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमने कुछ समरी वगैरह, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो समरी करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने पूरा आखिर तक देखा है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी हो तो फिर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।